तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्यू साइंस जोन। तो आप बीएससी पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हो और मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं जो ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इनको यदि आप पढ़ लोगे तो आपके अच्छे नंबर आराम से बन जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि मैं वही टॉपिक कवर करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। क्योंकि फालतू का सिलेबस करवाने से न तो इतना टाइम है किसी के पास में, और पूरा सिलेबस करवाने के लिए कोई भी किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर चले जाना, पूरा सिलेबस नहीं होगा। क्योंकि जिसमें पेड कोर्स होगा उसमें पूरा सिलेबस किया जाएगा और उसमें भी आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने के डिस्कशन किया जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं भी आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि पढ़ना वही है जो एग्ज़ाम में है, क्योंकि फालतू की रामायण पढ़ने से अच्छा है पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में है और जो हमें नंबर दिला के जाए। तो इसी बीच मैं आपकी जो बीएससी सेकेंड ईयर की जो फिजिक्स क्लासेज हमारी चल रही थी, तो वो कंटिन्यू हमारी चल रही हैं और हमने जो क्लासेज 11th क्लास हमने टोटल 11 लेसन कंप्लीट कर लिए। और जो 11th का हमारा अभी लास्ट सेशन हुआ था उसमें क्या हमने पढ़ा था, जो एक ऑपरेटर होता है और ऑपरेटर क्रॉस ए के मध्य जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, उस चीज़ को मैंने आपको बताया था कि वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, जैसे मैं अभी आगे आपकी जो आगे क्लास है ये जो डिस्कशन करने वाला हूँ इस चीज़ के ऊपर, तो आज का टॉपिक जो होने वाला है हमारे क्लास नंबर 12 के अंदर कि जो डिराक फलन होते हैं और एक कोरोनिक डेल्टा होता है। ये दो फलन होते हैं और ये दो टॉपिक होते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। कई बार की क्या बताऊं, जैसे 90% एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। या तो एक डिराक डेल्टा फलन आ जाएगा या फिर कोरोनिक डेल्टा फलन आ जाएगा। इन दोनों में अंतर ही पूछ सकता है या फिर अलग अलग से एक एक की डेफिनेशन भी आ सकती है। तो आपको इस चीज़ को टॉपिक को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है और कॉपी पेन साथ ले लीजिए, नोट कर लेना है। क्योंकि मैं जो जितने नोट्स लिखा रहा हूँ उतने नोट कर लीजिए, उनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत करते हैं हमारी सेशन की। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और नोटिफिकेशन यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता हमारी क्लासेज का, तो आपको बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए और उस पर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है गाइस, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना ताकि मैं उसको अगली वीडियो में आपका सॉल्यूशन कर सकूं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और एक बार फिर से वेलकम आप सभी का मेरे चैनल सीक्यू साइंस जोन पर। तो आज का हमारा टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर का जो फिजिक्स का जो फर्स्ट पेपर है, मैथमेटिकल फिजिक्स का चल रहा है, उसके ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमारा टॉपिक है डिराक डेल्टा फलन व कॉर्निक डेल्टा फलन में अंतर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं कैसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्या करना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे करना है, आपको पॉइंट क्या क्या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को मैं इसके अंदर लेकर आया हूँ। बाकी जो लेंथी टॉपिक है वो नहीं लेकर आया हूँ। तो देखिए, कॉर्निक डेल्टा फलन और डिराक डेल्टा फलन में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। पहला तो हमारा काम होता है इनका जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। तो डेफिनेशन क्या होती है, कॉर्निक डेल्टा फलन यह डेल्टा द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदेश होता है। जो टेंसर होता है आपका प्रदेश होता है, वो प्रथम कोटि के होते हैं, द्वितीय कोटि के, तृतीय कोटि के, बनेगी जितने भी n प्रकार के कोटि के भी हो सकते हैं। जो प्रदेश होते हैं टेंसर होते हैं। तो टेंसर के अकॉर्डिंग जिसको डिफाइन किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, डेल्टा फलन कहलाते हैं। जैसे यह डेल्टा द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदेश होता है, यानी कि डिराक डेल्टा फलन द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदेश होता है। ठीक है, अब डिराक डेल्टा फलन क्या होता है, कॉर्निक डेल्टा क्या होता है, द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदेश होता है। डिराक डेल्टा फलन क्या होता है, यह कोई गणितीय संक्रिया के लिए फलन नहीं है परंतु एक वितरण है। अब क्या है, डिराक डेल्टा में क्या है कि ये गणितीय फलन नहीं है, ये कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, मैथमेटिकल कोई भी ऑपरेशन नहीं है, मैथमेटिकल कोई भी फंक्शन नहीं है, जबकि ये क्या है, एक वितरण फलन है। यानी कि वितरण फलन यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है, यानी कि वितरण करेगा। यानी कि ये एक फलन नहीं है परंतु एक वितरण है, यानी कि बांटना है चीज को। अगला हमारा पॉइंट, पहला पॉइंट किसी को याद हो गया, पहला क्या है, डिराक डेल्टा था, कॉर्निक डेल्टा तो क्या हो जाएगा, मिश्रित प्रदेश है, कितनी कोटि का, द्वितीय कोटि का। और डिराक डेल्टा क्या हो जाएगा, गणितीय फंक्शन नहीं है, गणितीय संक्रिया नहीं है, यह क्या है, एक वितरण है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है इस फलन को विभक्त चरों के काम में लिया जाता है। क्या किया जाता है, इस फलन को विभक्त चरों के काम में लिया जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा बताऊं इसके अंदर, जैसे आई और जे आपके दो
जिसे आपने जो सदिश के रूप में भी उपयोग किए हैं आई और जे, ये इसमें आई और जे के बीच में रिलेशन होता है, वो किस प्रकार से होता है। अब इसी रिलेशन को मैं लेकर चलो क्रोनिकल डेल्टा के अंदर, तो क्या होगा, जैसे आई और जे को मैं इक्वल लेके चलो एक बार, यदि मैं ये दोनों का मान इक्वल होगा, दोनों का मान सेम होगा आई और जे का, तो क्रोनिकल डेल्टा के अंदर क्या होगा, इनका जो प्रेफरेंस क्या रहेगी कि डेल आई जे इज इक्वल टू 1 रहेगा। यानी कि आई और जे, अब क्या आपके मान के चलिए कि आई का मान 1 है और जे का मान 1 है, ठीक है। तो आई और जे 1 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 1 हो गया ना, तो डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 1 रहेगा। यानी कि मल्टीप्लाई का मान भी 1 रहेगा, क्रोनिकल डेल्टा को मल्टीप्लाई करें तो मान भी कितना है, 1 आएगा। और आई और जे इक्वल टू यदि नहीं रहा, यदि दोनों इक्वल नहीं रहे, तो क्या होगा, डेल आई जे नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इनका मान शून्य के बराबर नहीं होगा, बाकी 1 2 3 अनंत तक आप कितना भी ले सकते हो सकता है, ठीक है। अब मैं सेकंड पॉइंट आपकी बात करूं डिराक डेल्टा फलन की। डिराक डेल्टा फलन में सेकंड पॉइंट क्या होता है, इसे सतत चरों के, ये क्या था, ये विभक्त चरों का था, इसमें क्या हो गया, ये सतत चरों के लिए काम में लिया जाता है। यह क्रोनिकल डेल्टा का ही व्यापक रूप है। अब जो ये होता है क्रोनिकल डेल्टा, इसका व्यापक रूप क्या है, डिराक डेल्टा फलन। क्रोनिकल डेल्टा का व्यापक रूप क्या है, डिराक डेल्टा फलन है। इसका क्या है, ये विभक्त चरों का है, ये है समक्त, यानी कि सतत चरों का, सतत चरों के लिए काम में लिया जाता है। अब हमारा 3 नंबर पॉइंट क्या है वो देखिए। तीसरा पॉइंट हमारा है, यह फलन 2 तर्कों पर फलन है। अब जो क्रोनिकल डेल्टा फलन है वो क्या है, 2 तर्कों का फलन होता है, ठीक है। और ये होता है सिर्फ, यह एक चर का फलन है। और ये जो डिराक डेल्टा फलन है ये क्या है, एक चर का फलन है, एक चर का फलन है, ठीक है। हमारा पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है हमारा, इसे तरंग फलनों के परिसामान्यीकरण और लांबिक की शर्त के लिए काम में लिया जाता है। अब जो आपका क्रोनिकल डेल्टा फलन होता है, इसको यूज क्यों किया जाता है, काम में क्यों लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, इसे तरंग फलनों के सामान्यीकरण, परिसामान्यीकरण और लांबिक की शर्त के लिए, जो लांबिकता होती है ऑर्थोगोनिकल, उसकी जो शर्त होती है उसको साबित करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए काम में लिया जाता है। किसको, क्रोनिकल डेल्टा फलन को, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो क्रोनिकल डेल्टा होता है, इसमें एक कॉन्स्टेंट यूज किया जाता है साई। जैसे मैं आपको बात करूं इंटीग्रेशन साई 1 और साई जे, यानी कि साई आई और साई जे का आप क्या करोगे, समाकलन करोगे, तो आपके पास में क्या प्राप्त होगा, साई आई और साई जे का समाकलन करोगे तो आपके पास में डिराक डेल्टा फंक्शन का ही रूप प्राप्त होगा, क्रोनिकल डेल्टा फलन का ही रूप प्राप्त होगा, डेल्टा आई जे, जो मैंने आपको पीछे बताया भी, देखिए ये रहा, ठीक है। और ये आई जे की कंडीशन पहले बता चुका हूँ, इनके 1 रहेगा, ये समान रहेंगे तो इनका मल्टीप्लाई क्या रहेगा, 1 रहेगा। इसमें हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, डिराक डेल्टा फंक्शन में फोर्थ पॉइंट है कि इसे क्वांटम सांख्यिकी व यांत्रिकी समस्याओं में काम में लिया जाता है। अब डिराक डेल्टा फलन को क्या किया जाता है, एक तो क्वांटम सांख्यिकी होती है और एक होती है समस्या, और जो यांत्रिकी समस्या होती है, मैकेनिक्स और क्वांटम स्टैटिक्स, इनकी जो समस्या होती हैं, इनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सोल्व करने के लिए और इनका प्रूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है, डिराक डेल्टा फंक्शन का यूज किया जाता है। आगे हमारा पॉइंट देखिए, इसमें आपको मैं दिखा दूं, यदि x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 है तो डेल x नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि अवकलन x का 0 नहीं होगा। x नॉट इक्वल टू 0 है तो x का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे हमारा पॉइंट देखिए, आगे इसमें 2 मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक और लेकर आया हूँ, क्योंकि थोड़ा लेंथी हो सकता है लेसन, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको 2 या 3 नंबर दे के जाएगा, तो इसकी बिल्कुल मत करना, आराम से देखना है। अब आपका जो डिराक डेल्टा फंक्शन है उसी में ये शर्तें हैं, वो देखिए कि साई आई का स्टार साई आई साई जे डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये होता है प्रसामान्यीकरण। मैंने क्या बताई, प्रसामान्यीकरण और लांबिकता की शर्त, देखिए ये रही, ये आप देख सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, ये जो क्रोनिकल डेल्टा फलन है इसमें देखो ये दिखा रहेगा प्रसामान्यीकरण और लांबिक, तो ये जो प्रसामान्यीकरण क्या होता है और लांबिक की शर्त होती क्या है, इसको आप में देखिए। प्रसामान्यीकरण क्या होता है, साई आई का स्टार साई जे डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये होता है प्रसामान्यीकरण, ठीक है। और लांबिकता की शर्त बताऊं तो साई आई का स्टार साई आई साई जे डी एक्स इज इक्वल टू 0, लांबिकता में तो 0 हो जाएगा, प्रसामान्यीकरण में इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये क्या हो गया, लांबिकता की शर्त हो गई। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक का ध्यान से देख लेना, 2 टॉपिक लेके आए छोटे छोटे, जो
डेफिनेशन यानी कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखिए कि लंबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र के आधार पर सदिश, आधार सदिश व स्केल गुणांक क्या होते हैं, इनको परिभाषित करना है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी आ सकता है, डेफिनेशन भी आ सकता है, अंतर भी आ सकता है। ठीक है, और किसी भी चीज़ के लिए बेली निर्देश तंत्र के लिए आधार सदिश लिखिए, वो वक्र रेखी निर्देश तंत्र के लिए, गोलीय निर्देश तंत्र के लिए, कार्तीय के लिए आधार सदिश लिखिए, अदिश गुणांक लिखिए, वो आपको दे सकता है। तो आपको देखना, ध्यान से देखना है कि लंबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र में आधार सदिश और स्केल गुणांक होती क्या है, उसके बारे में आप दिखाने वाला, आपको समझाने वाला हूँ। आप ध्यान से समझना है, एक एक चीज़ को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है आधार सदिश। आधार सदिश देखिए, माना किसी बिंदु के एक वक्र रेखी निर्देशांक, जैसे मैं आपको बता दूं कोई बिंदु है, उसके वक्र रेखी निर्देशांक क्या है, मैंने मान ली है यू वी डब्ल्यू। क्या है, यू वी डब्ल्यू है। ठीक है, अब मैं बात करूं, इसका अवकलन कर देते हैं। अब जो ये आर होता है, ये क्या होता है, स्थिति सदिश होता है, यानी कि स्थिति सदिश होता है। अब स्थिति सदिश का हम अवकलन कर देंगे। अब हम जानते हैं कि स्थिति सदिश का अवकलन होगा तो उस किसी बिंदु की स्थिति भी चाहिए होगी, यानी कि कोई ऐसा बिंदु भी लेना होगा जिसकी कोई स्थिति होगी कि वह कहाँ पर स्थित है। इसके लिए हमें कोई बिंदु चाहिए, यानी कोई निर्देशांक चाहिए, तो उस तभी हम उस स्थिति को डिफाइन कर पाएंगे। तो स्थिति का जो निर्देशांक बिंदु होता है, उस बिंदु का अवकलन करना है किसके सापेक्ष में, स्थिति के सापेक्ष में। तो डी आर इज इक्वल टू डी आर वेक्टर, डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल यू, और जिसको यहाँ पर ले रहे हैं वही मल्टीप्लाई में आ जाएगा डी यू के रूप। प्लस में जो v है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो क्या है, डेल आर अपॉन डेल वी इंटू डी वी प्लस डब्ल्यू, डेल आर अपॉन डेल डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू। ठीक है, अब इसमें जो डी आर क्या होता है, स्थिति सदिश का अवकलन क्या होता है, वो देखिए, ये रहा, ये देखिए डी आर इक्वल टू बी वन वेक्टर डी यू प्लस बी टू वेक्टर डी वी प्लस बी थ्री वेक्टर डी डब्ल्यू। ये डी यू डी वी डी डब्ल्यू, डी यू डी वी डी डब्ल्यू हो जाएगा। और जो ये है, इसको किससे नोट कर दिया, B1 से, B2 से और B3 से। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं नीचे बता भी रखा है मैंने, देखिए B1 क्या होता है, डेल आर अपॉन डेल वी डेल यू, B2 क्या होता है, डेल आर अपॉन डेल वी, B3 क्या होता है, डेल आर अपॉन डेल डब्ल्यू। अब होता क्या है इस आधार सदिश को देखिए, आधार सदिश स्थिति सदिश के सापेक्ष, स्थिति के सापेक्ष निर्देशांक का फलन होता है। स्थिति के सापेक्ष निर्देशांक का फलन होता है, निर्देशांक क्या है, यू वी डब्ल्यू, ये इनका फलन हो गया। इसे बी से दर्शाते हैं, इसे बी से दर्शाते हैं। लास्ट पॉइंट देखिए आज के हमारे सेशन का। अब जो यहाँ पर B1 B2 B3 ये क्या हो जाएंगे, आधार सदिश हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा लास्ट का पॉइंट है स्केल गुणांक क्या होते हैं, इनको देखिए। स्केल गुणांक में कुछ डिफरेंस नहीं है, ये उससे सेम टू सेम मिलता रहता है, यानी कि मैच करता है, उनके इसके जो प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई होते हैं। जैसे स्केल गुणांक आधार सदिश के परिमाण होता है। अब जो आपका आधार सदिश मैंने बताया है, इसका हम क्या करेंगे, परिमाण कर देंगे, मैग्नीट्यूड कर देंगे। जो मैग्नीट्यूड हमारे प्राप्त होगा वही क्या होगा, स्केल गुणांक होगा। क्या होगा, स्केल गुणांक होगा। तो क्या होता है, हम इसे स्केल गुणांक कहते हैं और इसे एच से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, एच से दर्शाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपको मैंने अभी क्या बताया है, आधार सदिश बताया है, आधार सदिश बताया है ना, तो B1 इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल यू बताया है मैंने, ये तीनों में सेम हो गया, B2 B3 डेल आर अपॉन डेल वी, B3 के लिए डेल आर अपॉन डेल डब्ल्यू। अब हमें क्या करना है, जिसके डेफिनेशन के हिसाब से देखिए, स्केलर गुणांक आधार सदिश का परिमाण होता है। अब हमें क्या कर देना है, परिमाण कर देना है। तो इन सब का परिमाण कर दिया, परिमाण करने के बाद में यहीं पर भी सेम हो जाएगा, मॉडल लगाएगा, मापांक लग जाएगा। ठीक है, और ये इसको एच से प्रदर्शित करते हैं, तो H1 H2 और H3। ये हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया, आपका स्केल गुणांक प्राप्त हो गया। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। और ये टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में पूछ जाते हैं, इनको नोट कर लेना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आपका अगली वीडियो में उस चीज़ का सॉल्यूशन कर सकूं। ठीक है, और कोई भी नोट संबंधित समस्या हो तो मुझे संपर्क करें, कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा। किसी को नोट्स की अवेलेबलता हो तो मैं उसको यूनिट वाइज नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। तो अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कल कीजिए, जो भी आपके BSc में अध्ययनरत हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, उनको
फ्रेंड सर्किल में ये शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके, आपका भी हेल्प हो सके। क्योंकि एक आदमी जब किसी का भला करता है ना तो भगवान उसका 3 गुना 4 गुना या फिर 10 गुना यानी कि 100 गुना मान के चलिए उसका भला करता है। तो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो। आई होप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा आपने, और आपने नोट भी किया होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं।